कि कोई भी आपकी कंडीशन कोई नहीं सुधार सकता। आप अपनी कंडीशन खुद ही सुधार सकती हैं। वो उसका एकमात्र उपाय है कि आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए। पढ़ाई के साथ साथ हर चीज़ को आप बैलेंस करते चलिए। आपका आराम, हाँ दिक्कतें हैं, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ सब चीज़ सबको मिली जा रही है, लेकिन अगर आप के अंदर लगन और क्षमता मेहनत है तो आप पक्का कर ले जाएंगे उसमें। एसएससी में सबसे ज़्यादा मैथ्स इंग्लिश पढ़नी पड़ती है, और इसमें जो होता है लोअर पीसीएस या और सबसे ज़्यादा जीएस और हिंदी वगैरह देखना पड़ता है जो इसमें आता है। नमस्कार दोस्तों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। फिर आपके पास आ गया हूँ प्रतियोगिता में सफल छात्र के बीच में। ये बच्ची है हमारे सामने, किरण चौरसिया। आप ग्रामीण परिवेश से हैं, सलारपुर से। अभी लास्ट में इनका हुआ है सिलेक्शन लोअर पीसीएस में मार्केटिंग इंस्पेक्टर के पद पर। इसके पहले भी आप 2 नौकरी इनको मिल चुकी है सरकारी। पहले तो बेटा ढेर सारी शुभकामना आपको। धन्यवाद सर। अच्छा बच्ची, ये बताइए, आप ग्रामीण परिवेश की हो, लेकिन बैकग्राउंड आपका लोग जानना चाहेंगे, जितने हमारे वो हैं तैयारी कर रहे हैं छात्र, उसके बारे में ज़रा बता दीजिए। बैकग्राउंड तो मेरा मतलब हम गांव से ही पढ़े हैं। जैसे 5th तक तो मेरी प्राइमरी में ही पढ़ाई हुई है। उसके बाद 6th to 12th गांव से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ी हूँ। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज यहीं उसरू से किया हुआ है। जी जी जी। हाँ, आप ये बताओ बच्चे कि आपका जो ये रहा है साइड कौन सा रहा है? मीडियम तो हिंदी रहा ही है आपका। हाँ। वो तो चूंकि गांव से था। आप साइंस ग्रुप की रही, आर्ट की रही? नहीं, मेरा साइंस शुरू से था। 9th से मैंने पूरा बीएससी तक मेरा साइंस था। पीसीएम था, हाँ मैथमेटिक्स था। हाँ। अच्छा, ये बताओ सरकारी नौकरी में आने की मोटिवेशन कहाँ से मिला तुम्हें? मोटिवेशन तो मुझे मेरे घर से ही मिला। मतलब मेरे चाचा, जब हम 8th क्लास में थे, जी जी जी। तो वही 8th हम पास आउट हुए थे, तभी हमारे चाचा की एक सरकारी नौकरी लगी थी। तभी से मुझे समझ में आया, मतलब जो लोग उनसे बात भी नहीं करते थे, बाद में सरकारी नौकरी लगने के बाद अपने उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। तो वहीं से मुझे समझ में आया कि हाँ, सरकारी नौकरी का मतलब बहुत कुछ होता है। लेकिन पहले इतना बड़ा वो नहीं था, बस ये आइडिया था कि मुझे सरकारी नौकरी करनी है, बस मुझे सरकारी होने है, बस इतना ही आइडिया था पहले। बाकी किसी चीज़ का मैंने सोचा नहीं था कि मुझे क्या करना है या कुछ नहीं। पहले तो मेरा ये था कि हमें इंजीनियरिंग करना है। हाँ, पहले इंजीनियरिंग करना था, लेकिन उसमें मुझे बैकअप घर से मिल नहीं पाया। घर वाले बाहर भेजना नहीं चाहते थे, और कुछ फाइनेंशियल दिक्कत भी थी। यूपीटीयू करना चाहती थी, लेकिन हो नहीं पाया था। तो मेरे पापा कहे ये नहीं, तो फिर यहीं गुरु नानक में ही बीएससी में मेरा नाम लिखवा दिए 12th बाद से। मैंने पॉलीटेक्निक का भी एंट्रेंस दिया था, मेरा उसमें हुआ भी था। मुझे सरकारी कॉलेज अलाट होते हुए भी मेरे पापा करवाए नहीं, कहे उसमें नहीं करना है तुमको। फिर यहाँ जब बीएससी में करने लगी, हाँ, तो फिर उसके बाद मैंने 1 साल ज़्यादा बहुत अच्छे से पढ़ाई भी नहीं की बीएससी वाला, क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं था उसमें बीएससी करने का। मेरा मन वही था इंजीनियरिंग वाला। फिर उसके बाद 2nd ईयर से मैंने अच्छे से प्रिपरेशन, मतलब अच्छे से बीएससी किया। फिर मेरा परसेंटेज भी ठीक ठाक बना। उसके बाद से फिर वहीं से मुझे, मतलब एक लड़की का हुआ था, मेरी ही कॉलेज की पढ़ी थी, गुरु नानक से ही। तो पेपर में उसका नाम निकला था, सीजीएल की तैयारी वो भी कर रही थी। तो मुझे वहीं से वो हुआ कि मुझे भी कोचिंग करके मुझे भी ऐसे कुछ करना चाहिए। तो मेरे पापा थोड़ा हिंट दिए, तो वहीं से मतलब स्टार्ट किया मैंने कि हाँ, अब हमें भी करना है। आप 3 नौकरी में देख रहा हूँ, आप ये 3 नौकरी पाई हैं कंटिन्यू, कौन कौन सी है उसके बारे में ज़रा बताइए। पहला मेरा सिलेक्शन हुआ था सीजीएल में, एसएससी सीजीएल में, जूनियर अकाउंटेंट पोस्ट में, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में। और दूसरा एनटीपीसी में हुआ है लेवल 5 में, जिसकी मैंने डीबी स्किप कर दी क्योंकि मुझे करना नहीं है। और मेरा तीसरा फाइनल सिलेक्शन लोअर पीसीएस में मार्केटिंग इंस्पेक्टर के पोस्ट पर हुआ है। ये तो पोस्ट बहुत अच्छी है। हाँ, यही प्रेफर मतलब कर रही हूँ अभी। आगे तैयारी कंटिन्यू रखूँगी। आगे क्या तैयारी करेंगे आप? अभी मुझे बस ये मेरा सीजीएल का 2022 का लास्ट अटेम्प्ट, एक केवल मेंस देना है। उसके बाद आईएएस पीसीएस की प्रेफरेंस करूँगी। ये बताइए, तो सीजीएल की तैयारी आप कर रही थी, एसएससी की कर रही थी, बीच में एक मिल गया आपको ब्रेकअप यहाँ का। एक हिंदी एक सब्जेक्ट होता है इसमें। हाँ, तो हिंदी की तैयारी आपने कैसे की? हिंदी की तैयारी मतलब मेरा बेस शुरू से ही अच्छा था। हिंदी या कोई भी सब्जेक्ट हो, केवल इंग्लिश मेरा थोड़ा वीक था, बाकी मेरे सारे सब्जेक्ट अच्छे थे। तो मतलब हमने जैसे यहाँ से सारे सब्जेक्ट मेरे ठीक ही थे, तो मुझे जीएस पे और हिंदी पे थोड़ा सा काम करना पड़ा। मैथ का मेरा
पहले पीछे से ही बैकअप था, कोई उसमें ज़्यादा मुझे एफर्ट लगाना नहीं पड़ा। तो इसमें जीएस का ज़्यादा था और हिंदी का था। तो मैंने हिंदी की बुक ली थी अलग से, और यहाँ पर कुछ टेस्ट भी कराए गए थे जहाँ मैं कोचिंग करती हूँ दिशा में, तो वहीं से हुआ था। बाकी मैंने आदित्य पब्लिकेशन की बुक हिंदी की आती है, उसी से मैं कवर किया था पूरा हिंदी। आप ये बताओ बच्ची कि सीजीएल में और इसमें आपका यूपी का, जो आप एसएससी सीजीएल देती हो सेंट्रल का, यूपी के एग्जाम, दोनों में अंतर कहाँ नज़र आ गया आपको? क्योंकि लोअर पीसीएस एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव पद आपको मिला है। आपके प्रश्नों में अंतर कहाँ लगा आपको? प्रश्नों में अंतर ये है कि जैसे एसएससी में होता है मैथ्स, इसमें जो होता है थोड़ा लो लेवल का आता है, लेकिन जो एसएससी में मैथ्स आता है वो हाई लेवल का आता है। उसमें इंग्लिश का बहुत ज़्यादा रोल होता है और जीएस का भी रोल होता है, लेकिन जीएस जो होता है एसएससी में वेटेज कम है जीएस का, लेकिन यहाँ पर जो होता है वो जीएस का वेटेज ज़्यादा हो जाता है। तो आपको जीएस का थोड़ा सा अलग ज़्यादा लेके चलना पड़ता है। अगर आपका यूपी पीएससी या यूपी ट्रिपल एससी कोई भी एग्ज़ाम दे रही तो आपको जीएस पे ज़्यादा फोकस करना पड़ जाता है। हाँ। अच्छा, तो फोकस सीजीएल में और एसएससी में कहाँ ज़्यादा करना पड़ता है? एसएससी में सबसे ज़्यादा मैथ्स इंग्लिश पढ़नी पड़ती है, और इसमें जो होता है लोअर पीसीएस या और सबसे ज़्यादा जीएस और हिंदी वगैरह देखना पड़ता है जो इसमें आता है। तो उसका तो एक चीज़ बता दो बेटा कि क्या जैसे एसएससी की आप तैयारी कर रहे हैं तो वनडे एग्जाम जितने भी ऑल ओवर इंडिया के लिए सबके लिए इनफ है एसएससी, आप मानती हैं? हाँ, मेरे हिसाब से तो हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा ज़्यादा हल्का एफर्ट्स ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन हो जाएगा। अगर आप अच्छे से, आपका बेस अच्छा है तो आपको फिर आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। कोचिंग के क्या रोल रहा आपकी लाइफ में? कोचिंग का तो रोल रहा, बहुत सी चीज़ें मुझे नहीं पता थी, यहाँ आने के बाद पता चली। बट इतना आइडिया था कि हाँ तैयारी होती है, ये सब पता था, लेकिन जैसे ये पद वद उतना नहीं पता था कि क्या होता है, कैसे होता है। चीज़ें सबके बीच में बैठने के बाद आइडिया लग गया धीरे धीरे कि हाँ ये पोस्ट अच्छी होती है, यहाँ से ये इससे ये प्रेफर होता है, इससे ये मिलता है। धीरे धीरे चीज़ें पता चलती गई, ये डिपार्टमेंट ये इससे होता है। तो ये कोचिंग का इम्पोर्टेंस रहा है। ये बताओ कि पढ़ने में कैसे थी? आपका एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन थी, हाई स्कूल, इंटर, बीएससी में आपका क्या था? एक मीडियम थी या टॉपर थी? नहीं, हम अपने स्कूल में, जहाँ हम अपने गांव वाले स्कूल में जहाँ पढ़े हैं, 10th और 12th दोनों के टॉपर थे। और मैथ्स से ही था मेरा, तो मेरा बेस अच्छा था शुरू से ही पढ़ाई में। 6 से ही मेरा, पहले प्राइमरी में पढ़ती थी तो ज़्यादा उतना नहीं, लेकिन जब से स्कूल चेंज हुआ, मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ने लगी, तब से मेरा बैकअप जो है बहुत अच्छा रहा, मतलब पढ़ाई में। फिर 12th में भी मेरे परसेंटेज बहुत अच्छे बने। 10th में भी 91.5% है मेरा, और 12th में भी 88.5% है। तो हाँ, तो उसके बाद से मैंने पढ़ाई में, मतलब वही तो हम बताए, 8th के बाद से थोड़ा पढ़ाई में हमने वहीं से था कि हमको भी सरकारी नौकरी करनी, तो वहीं से हमने बहुत मेहनत की थी, पढ़ाई में रखा था एकदम। जी। तो ये बताओ बच्ची कि आपने कुछ एग्ज़ाम ऐसे भी दिए जिसमें असफल भी रही हैं। 3 तो आपको कंटिन्यू सफलता मिली, लेकिन जो असफल आप रही हैं उसमें कमियां आपको क्या नज़र लगती, जिसको आपने मेकअप किया तो आज इस स्टेज पर आप पहुंची? नहीं, मेरा ये भी नहीं है कि मुझे तुरंत सफलता मिल गई, ये भी नहीं है। मैंने बहुत एग्ज़ाम दिए, कम से कम मेरा 12-13 प्री मेंस क्वालिफाई, लेकिन फाइनल में बहुत, मेरा एसएससी सीजीएल 18 में भी प्री हुआ था, मेंस नहीं हुआ। 19 में प्री मेंस डिस्क्रिप्टिव फाइनल में नहीं हुआ। आईबी में भी प्री मेंस हुआ था, लेकिन उसके बाद फाइनल में इंटरव्यू में नहीं हुआ। और मैंने बहुत से एग्ज़ाम दिए थे। यूपी ट्रिपल एससी का जूनियर असिस्टेंट में भी हुआ था, लेकिन कुछ दिक्कतों की वजह से मैं टाइपिंग नहीं दे पाई थी। और भी बहुत सारे एग्ज़ाम निकले मेरे, CHSL के भी, उसमें भी फाइनल नहीं हुआ। 18 में कई एग्ज़ाम मतलब दिए हैं हम, बहुत सारे एग्ज़ामों में फेल होने के बाद ये सफलता मिली है। हाँ। अच्छा, ये बताओ कि जैसे आप जब कोचिंग में आई तो कोचिंग में कुछ CBSE बोर्ड के रहे होंगे, कुछ यूपी बोर्ड के रहे होंगे, किसी का इंग्लिश मीडियम किसी का रहा होगा, किसी का हिंदी मीडियम रहेगा। यहाँ आप प्योर एक गांव की लड़की आप थी, आपके सामने बहुत चैलेंजेस थे, फिर भी उनके साथ एडजस्ट करने में या उनका IQ लेवल, आपका IQ लेवल, कहीं कोई आपके अंदर हीन भावना तो नहीं आई? नहीं, कभी कभी तो लगता था कि हाँ पहले से इंग्लिश में थोड़ा ध्यान नहीं दिए, तो थोड़ा पछतावा भी हो रहा था, क्योंकि उस समय इंग्लिश का उतना वेटेज था नहीं, क्योंकि हम इंजीनियरिंग वाले सेक्टर में जाना चाहते थे, तो वहीं से वो चीज़ें कट गई थी। लेकिन जब यहाँ आए, SSC के रोल में आए, तब मुझे थोड़ा पछतावा हो रहा था कि यहाँ किए होते तो आज यहाँ होते। लेकिन वो चीज़ें, लेकिन मेहनत वो
आप कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपका बैलेंस हो जाएगा, लेकिन हाँ थोड़ा टाइम लगेगा। तो मेरा क्या हुआ कि जैसे किए जब यहाँ आए तो थोड़ा मेरा इंग्लिश हाँ दिक्कत तो कर थी, लेकिन मेरा ग्रामर पोर्शन सही था, तो वोकैबलरी में हमको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ गई। फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे कवर करते करते फिर होने लगा, लेकिन अभी भी उस स्टेज पे मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन तब भी ठीक है। नहीं, स्टेज क्यों नहीं अच्छी है? आपका सीजीएल में सिलेक्शन हुआ है। हाँ सिलेक्शन हुआ है, लेकिन उसमें मैथ्स का बहुत रोल रहा है, इंग्लिश का थोड़ा सा कमी रहा है। अच्छा, तैयारी में कितना समय लगता है? अब वनडे एग्ज़ाम की तैयारी जो बच्चे करते हैं, कब से उनको सीरियस हो जाना चाहिए अपने कंपटीशन के प्रति? जैसे आप अगर 12th के बाद डिसाइड करते हैं तो आप उसी हिसाब से मैनेज करिए। जैसे कोई अगर आपको इंजीनियरिंग वाला सेक्टर चूज करना है तो आपको 12th के बाद बहुत लोग नीट की तैयारी करते हैं, जेई की तैयारी करते हैं, तो उस हिसाब से अपना सेक्टर रखिए। अगर आपको इधर वनडे एग्जाम में तैयारी करना है तो मेरे हिसाब से आपको ग्रेजुएशन सही से कर लेना चाहिए। उसके बाद वनडे एग्जाम में आपका बेस अच्छा रहेगा, मेरे हिसाब से टाइम कम लगेगा, तो आपका बैकअप भी सही रहेगा, आप कर लेंगे आराम से। अच्छा बच्ची, ये बताओ कि आपने जो बुक फॉलो किया था तो आपने एसएससी सीजीएल के लिए ही बुक्स स्पेशली ली होंगी। पहली चीज़ तो बुक्स बता दीजिए, सबके अलग आपके 4 सेक्शन हैं, चारों के अलग अलग। दूसरी चीज़, क्या यूपी के एग्ज़ाम देने के लिए वही बुक ही इनफ है कि अलग से कुछ करना पड़ेगा आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बुक्स नहीं ज़्यादा मायने रखते, सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं प्रीवियस ईयर पेपर और पैटर्न। आपको जैसे बुक कोई भी सारे बुक में मटेरियल लगभग सेम ही रहते हैं, बस कुछ में कुछ आसान भाषा में रहते हैं, कुछ में थोड़ा टफ भाषा में रहते हैं, तो वही दिक्कत कर जाते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आप किसी भी चीज़ का पेपर दीजिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रीवियस ईयर पेपर। आप प्रीवियस ईयर पेपर जो है सारा मतलब एनालाइज कर लीजिए कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन उठ रहे हैं। जैसे जो यूपी ट्रिपल एससी या जीएस वाला पोर्शन जिसमें भी होता है, तो जैसे इंडियन ज्योग्राफी का जो पोर्शन होता है वो ज़्यादा उठाया जाता है, तो आप इंडियन ज्योग्राफी कवर कर लीजिए। जो मोटे जैसे आप उसको एनालाइज करके लिख लीजिए कि किस सेक्टर से कितने क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। तो आप जैसे मॉडर्न इंडिया हो गया, इंडियन ज्योग्राफी, उसके ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो आप उसको सेक्शन वाइज अलग से उसको नोट कर लीजिए कि किस पेपर में किसका कितना वेटेज है, उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी तैयार करिए, उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करिए। देखिए, लोअर पीसीएस तो बहुत दिन से नहीं, इधर पैटर्न 2019 में चेंज हो गया है। उसके बाद 2023 में शायद थोड़ा और चेंज कर रहे हैं, तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि पिछला क्वेश्चन रिपीट होता है। लेकिन सीजीएल का आपका मिक्सचर इंटरव्यू चल रहा है। आप सीजीएल की भी स्टूडेंट हैं और यूपी ट्रिपल एससी से भी आपको सफलता मिली। हाँ बेटा, एक चीज़ ये बताओ कि अभी आप बता रही थी कि प्रीवियस के पेपर जो है आप सॉल्व करते रहिए, लेकिन अभी तो इसमें ये लोअर पीसीएस में पैटर्न अभी चेंज हुआ है न। 2019 अलग था, 2023 अलग होने जा रहा है, तो पिछला बहुत एग्जाम हुए ही नहीं। 19 का रिजल्ट तो अब निकल रहा है, तो ये बताइए प्रीवियस क्वेश्चन कैसे आप इसमें मैनेज करेंगे? नहीं, मैनेज हो जाएगा। इसके पहले जो होते थे मतलब 2019 के पहले यूपीपीएससी जब इसको कराती थी तो लगातार इसके पेपर हर साल मतलब होते रहते थे। ये तो बीच में गैपिंग आ गई, नहीं तो होते रहते थे। तो प्रीवियस ईयर तब भी उसमें जीएस का वेटेज ज़्यादा था, अब भी इसमें जीएस का वेटेज, उसमें भी मिला के लगभग 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे जीएस में, और इसमें भी 100। बस इसमें 2 पेपर की वजह से हमें उतना नहीं, लेकिन पहले जो 75 क्वेश्चन पहले पेपर में जो आते हैं वो आते हैं, मतलब जीएस के वेटेज है अभी भी इसमें भी, तो जीएस का वेटेज बरकरार है इसमें। जी। हाँ। अच्छा, क्या सीजीएल के जो क्वेश्चन प्रीवियस पेपर होते हैं, क्या क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं? हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन ऐसे ही सेट होते हैं। जो पेपर सेट होता है वो हमेशा जान लीजिए आप कि 80-70% आपका पेपर प्रीवियस पेपर पे ही सेट होता है। 10% होता है कि थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन बनते हैं जो अलग थोड़ा सा उसी से, और जो 20% होते हैं वो जो आईक्यू लेवल हाई वाले बच्चे होते हैं वो करते हैं। तो ये जो होता है कि क्वेश्चन हमेशा इसी हिसाब से सेट होता है, पेपर जो होता है वो हमेशा इसी अकॉर्डिंग सेट होता है। आप ये बताइए, बुक्स के बारे में भी बताया नहीं आपने, इंग्लिश और मैथ्स और एक होता है रीजनिंग, 3 के लिए सीजीएल में कौन कौन सी बुक्स आपने फॉलो की? इंग्लिश के लिए तो मैंने एमबी का जितना है एमबी की बुक फॉलो की थी, एमबी पब्लिकेशन की इंग्लिश की बुक आती है। मैथ्स में तो मैंने 2-3 बुक सॉल्व की थी। मैथ्स में जैसे आरएस अग्रवाल सॉल्व किया था। अब तो ज़्यादातर प्रीवियस ईयर पेपर, जैसे टीसीएस पेपर कराने लगा एसएससी का, तब से प्रीवियस ईयर पेपर सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। जी। अच्छा, इसके लिए आपने हिंदी जो पढ़ा था आपने लोअर पीसीएस में, उसके लिए कौन सी बुक लिया था?
हिंदी में मैंने आदित्य पब्लिकेशन पढ़ा था, एक आती है, और एक आती है लूसेंट की हिंदी आती है, उसको मैंने फॉलो किया था। हाँ। नोट्स क्या बनाती थी खुद, जो कोचिंग जो प्रोवाइड करती थी? नहीं, नोट्स जो कोचिंग में बनवाए जाते थे उसके अलग से हैं, और मैं खुद से भी नोट्स बनाई हूँ। जैसे कि मुझे कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हुए कुछ क्वेश्चन फंस गए तो नहीं आते थे उस समय, तो मैं एक कॉपी बनाई हूँ, उसको मैं बाकायदा उसको नोट करती रहती थी। बाद में जब पेपर टाइम या कुछ भी टाइम तो उसको रिवाइज करती रहती थी, तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। मॉक टेस्ट बेटा जो है आज के उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? मॉक टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी पेपर देंगे तो आपको प्रैक्टिस, टाइम मैनेजमेंट वही सिखाएगा, मॉक टेस्ट ही। आप ऐसे करते रहेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कितना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जो भी होगा बैलेंस नहीं हो पाए, टाइम मैनेज नहीं। एसएससी में होता है टाइम बैलेंस, सब कर तो सब ले जाएंगे, लेकिन टाइम बैलेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम जो है उसी मॉक टेस्ट से बहुत फ़ायदा मिलता है। मॉक टेस्ट तो सबको देना चाहिए मेरे हिसाब से। एक चीज़ और, अब ये प्रश्न नया बन गया है, क्योंकि सरकारी नौकरी के पद बहुत कम होते जा रहे हैं। ये सबसे भी, चाहे सिविल वालों का इंटरव्यू लेता हूँ, चाहे सीजीएल वालों का, तो आप तो दोनों में हैं। तो ये प्लान बी एक जो आया है इस समय कि सबको नौकरी संभव नहीं है, 1-2% पद रहते हैं, और यहाँ से छात्र जो होते हैं लगभग 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख। तो ये बताइए कि प्लान बी लेकर चलना क्या आज के समय में ज़रूरी है? मेरे हिसाब से प्लान भी ये होना चाहिए कि प्लान ए को सक्सेस करना है हर हाल में। अगर आप एक नई चीज़ आप, जी जी जी, हाँ, तो मैंने ये सीखा भी है, मतलब कि प्लान भी यही होना चाहिए कि हमें प्लान एक हर हाल में सक्सेस करना है। मेहनत करेंगे तो ऐसा नहीं है, भले रोटेट होगा, मतलब टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन होगा ज़रूर। तो मेरे हिसाब से हाँ, दिक्कतें हैं, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़, सब चीज़ सबको मिली जा रही है, लेकिन अगर आप के अंदर लगन और क्षमता, मेहनत है, तो आप पक्का कर ले जाएंगे, उसमें 100% हो जाएगा। ये तो ही सारी सब्जेक्ट की बात, आपने तैयारी कैसे की, स्ट्रेटजी क्या अपनाई। एक व्यवहारिक बातें भी कुछ हो जाए। ये बताइए, आप एक लड़की हो और गांव से आप जुड़ी हो, अभी भी बहुत ट्रेडिशन है गांव में, परंपराएं बहुत अभी हैं, तो आपको क्या चैलेंजेस आपके सामने रहे जो आपको फेस करना पड़ा? चैलेंजिंग तो बहुत है, लेकिन फैमिली थोड़ा सपोर्टिव थी। मतलब फैमिली, मेरे पापा ने सबसे ज़्यादा, मेरी मम्मी ने सपोर्ट किया है हर मतलब चीज़ सेक्टर में। मेरी फैमिली कंबाइंड फैमिली है, तो सब ने सपोर्ट किया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ कभी कभी समाज का दबाव पड़ जाता है पेरेंट्स के ऊपर, तो थोड़ा थोड़ा जल्दीबाजी कर देते हैं शादी वगैरह के लिए, तो सब नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये भी है कि अपने पेरेंट्स का ट्रस्ट बनाए रखना चाहिए बच्चों को भी। तो हमने भी, पापा मतलब मेरे बहुत सपोर्टिव थे शुरू से ही, पढ़ने में भी ठीक थी मैं, तो उसी हिसाब से मेरे पापा ने बहुत कुछ मेरे लिए किया है। यहाँ तक पहुँचाने में उनका सबसे बड़ा योगदान। बहुत लोग कहे बीटीसी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बहुत शादी वगैरह में भी जाते थे, जहाँ जाते थे सब रिश्ता बताना चालू कर देते थे, लेकिन पापा कहे नहीं, अभी पढ़ लिख रही है तो पढ़ने लिखने देते हैं, बाद में देखा जाएगा। हाँ, तो बहुत एक मैसेज बेटा कन्वे कर दो, इससे गर्ल्स को फोकस करते हुए और पेरेंट्स को भी मैसेज करते हुए, दोनों को आप मिक्सचर कर दीजिए, सम्मिश्रण कर दीजिए दोनों का, तब आप मैसेज कन्वे कीजिए। सबसे पहले तो मैं गर्ल्स को कहूँगी कि कोई भी आपकी कंडीशन कोई नहीं सुधार सकता, आप अपनी कंडीशन खुद ही सुधार सकती हैं। वो उसका एकमात्र उपाय है कि आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए, पढ़ाई के साथ साथ हर चीज़ को आप बैलेंस करते चलिए, आपका आराम से हो जाए। पेरेंट्स का है कि अपने बच्चों के ऊपर ट्रस्ट रखें। बच्चे जो हैं क्या करेंगे, आप जो भी आप सजेस्ट करेंगे बस वो करते रहेंगे। आपको बस यही ज़रूरी है कि आप अपने पेरेंट्स को बात मानिए। बेटा ये बताइए, आप सिविल की तैयारी भी कर रही हैं, सुना मैंने, सिविल की तैयारी करेंगी आगे? नहीं, अभी कर तो नहीं रही हूँ, लेकिन हाँ, करने का विचार ज़रूर है, अभी रखूँगी अभी आगे साइड। ठीक बेटा, ढेर सारी शुभकामना। आपने अयोध्या दर्पण से बात की, इसके लिए धन्यवाद आपको। थैंक यू सर। देखिए, बच्ची है किरण चौरसिया, पूरी तरह ग्रामीण परिवेश से, अभी बात नहीं, पूरी ट्रेडिशनल फैमिली थी। ऐसा भी नहीं इनके पिछले परिवार में कोई सरकारी नौकरी की बहुत बड़ी लिस्ट रही हो। इनके यहाँ सरकारी नौकरी करने वाली शायद आप हैं, इनके पहले चाचा जी थे, चाचा जी थे बेटा, और उसके बाद ये बच्ची। पेरेंट्स का बहुत बड़ा कोऑपरेशन होता है, स्पेशली फादर का, बच्चियों को लाने ले जाने में। आप कितना भी लेफ्ट चलिए, राइट मारने वाले यहाँ पे हैं। बच्ची आपकी कितनी भी अच्छी है, कुछ गंदे लोग भी हैं समाज में, इसलिए इसका ध्यान देना चाहिए कि अपनी बच्चों पे विश्वास कीजिए, उनसे बातचीत कीजिए, उनको पूरा कोऑपरेट कीजिए। निश्चित रूप से आपके बच्चे सफल होंगे। ढेर सारी शुभकामना आपको। अयोध्या दर्पण देखते रहिए। धन्यवाद।